इस वीडियो में आपको आरआरबी एलपी का जो अभी पेपर हुआ लेटेस्ट पेपर, उसका 26 नवंबर 2024 का जो शिफ्ट 2 में पेपर हुआ है, उसका मैथ का सॉल्यूशन कराऊंगा। ये बहुत डिटेल में होगा तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी ये सॉल्यूशन देख पाए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य 500 रुपए पर 25% और 8% की दो क्रमिक छूट देने के बाद x रुपए में बेचा जाता है, तो x का मान क्या होगा ये फाइंड करना है। तो अंकित मूल्य 500 रुपए है, उस पर 25% और 8% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। तो अगर एक छूट होती तो हम 500 में 25% की छूट दे देते, तो 100 में 25 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 75, और ये परसेंट में है तो 100 से डिवाइड। इस पर एक और छूट दी जाती है, 8% की और छूट दी जाती है। तो 8% की और छूट दें तो 100 में से 8 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 92 और डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंट में है तो 100 से डिवाइड। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसी मूल्य पर बेचा जाता है, जो कि दिया हुआ है कि ये है x। तो x की वैल्यू ये आ जाएगी। तो इसे सॉल्व करें तो दो से जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। 25 से ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। 25 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। 4 से इसे कर सकते हैं डिवाइड तो ये आ जाएगा 23। और ये हो जाएगा 23 पंचे 115, 115 गुणे 3। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 1 11 तिया 33, 33 और 1 34। 345 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। 10 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने के लिए कितनी स्थिर गति बनाए रखनी चाहिए, ये पूछा गया है। तो इसका एवरेज निकालना बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 600 किलोमीटर जाना है, 10 घंटे में पहुंचना है, तो स्थिर गति होगी। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो यही गति हो जाएगी उसकी। तो जीरो से जीरो कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 60। ये होगा किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 3 वर्ष पहले 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। इसमें 6 सदस्य हैं। 3 वर्ष पहले, 3 years एगो, तो 6 सदस्य हैं, तो इनकी टोटल एज निकालें तो 19 गुणे 6, तो 19 ठंगम हो जाएगा 114 साल वर्ष। ये आ जाएगा 114 ईयर। 3 साल पहले 6 सदस्यों की इतनी एज हो जाएगी। अब कह रहा है कि तब से एक लड़का पैदा हुआ और परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है 3 वर्ष बाद, जितनी 3 वर्ष पहले थी। तो लड़के की उम्र क्या है ये फाइंड करना है। तो इसमें लड़का की उम्र बताया नहीं गया कि कब वो पैदा हुआ है, तो मान लेते हैं वो एक्स साल का है, एक्स ईयर्स का, एक्स ईयर्स का है। और 3 साल बाद, 3 साल बाद कह रहा है कि 3 साल बाद जो औसत आयु होगी वही होगी जो 3 साल पहले थी, तो मतलब 19 वर्ष आज भी है। एक लड़का पैदा हुआ, पहले 6 सदस्य थे तो अब टोटल 7 सदस्य हो जाएंगे। तो करंट टाइम में, आज के समय में, तो उनकी जो औसत आयु है वो 19 है। अब टोटल कितने सदस्य हो गए, 7। तो टोटल एज कितनी आ जाएगी, 19 गुणे 7, ये हो जाएगा 133। और यहां से निकालें, 3 साल पहले 114 साल थे, और 3 साल बाद निकालेंगे तो छह छह जो 6 सदस्य थे, 3 3 साल इसमें जुड़ेगा, तो 114 में 3 गुणे 6, क्योंकि 6 सदस्य हैं, 3 साल सब में जुड़ेगा तो 3 गुणे 6, ये इतना आ जाएगा। अब प्लस माना है यहाँ पे जो लड़का पैदा हुआ था उसकी उम्र एक्स है, तो एक्स और जुड़ जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 135 के, जो कि आज के करंट जो उम्र होगी सबकी 133 है, तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 114 प्लस, और 6 त्रिक 18, तो आ जाएगा 18 प्लस एक्स, और ये इक्वल होगा 133 के। तो 114 और 18, 132, 132 इधर आएगा तो 133 में से घटेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 साल। तो उम्र हो जाएगी, जो लड़का पैदा हुआ था उसकी उम्र हो जाएगी 1 साल। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी।
तो चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लिख लें। तो ये हो जाएगा A इक्वल टू P इंटू 1+R/100 की कैपिटल पावर T। यहाँ पर A क्या है? ये है टोटल अमाउंट, P है प्रिंसिपल मूलधन और R है इंटरेस्ट रेट ब्याज दर और T है टाइम। तो यहाँ से वैल्यू रख दें। तो 10 वर्ष में धनराशि दोगुनी हो जाती है। तो टोटल अमाउंट हो जाएगी 2P के, क्योंकि धनराशि यहाँ पे दी नहीं हुई है तो मान लेते हैं वो P है। और ये P पहले था इंटू 1+R, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी नहीं दिया हुआ है तो R ही मान लें। और टाइम दिया हुआ है 10 वर्ष, दिया जाएगा 10। P से P कैंसिल हो जाएगा, P हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1+R/100 की पावर 10 हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है? 16 गुना फाइंड करना है। तो 2 की पावर अगर हम 4 कर दें तो ये तो हो जाएगा 16 और इधर भी पावर 4 करेंगे तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1+R/100 और 10 में 4 का मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 40। तो अगर हम दोनों में जैसे यहाँ पे P से डिवाइड किए थे दोनों तरफ, तो यहाँ अगर हम P से मल्टीप्लाई कर दें इधर भी और इधर भी, तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अब ये फार्मूला इससे अगर हम कंपैरिजन कर देंगे तो टोटल अमाउंट 16 गुनी हो जाएगी। कब? जब उसका जो टाइम होगा 40 साल बाद, 16 गुना हो जाएगी 40 साल बाद। यही इसमें पूछा गया था कि 16 गुना कब होगी? वो होगी 40 साल बाद। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। दो कोण पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट दिए हुए हैं कि दो कोण कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो मान लेते हैं कोण है x और y, तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री होती है कि दो कोण कॉम्प्लीमेंट होंगे या कहें पूरक है तो उनका योग जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अब कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण के माप के 5 गुना से 6 डिग्री कम है। मान लेते हैं बड़ा कोण y है, तो बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण का 5 गुना, तो 5x से 6 कम है 6 डिग्री। तो इसमें से अगर हम 6 डिग्री कम कर दें तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो y की वैल्यू यहां से हम इसमें ही रख दें इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा x प्लस और y की वैल्यू यहाँ पे रख दें 5x माइनस 6 डिग्री, ये इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। तो 6 डिग्री इधर आएगा तो ये आ जाएगा 96 डिग्री और ये हो जाएगा 5 और 1 6, ये आ जाएगा 6x। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 16 छक्का 96, तो ये आ जाएगा 16 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 16 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है? बड़े कोण का माप निकालना है यहाँ पे। तो बड़ा कोण ये है, x की यहाँ से वैल्यू रख दें, तो 16 पंचे 80, 80 में से 6 जाएगा तो ये आ जाएगा 74 डिग्री। तो बड़ा कोण होगा 74 डिग्री, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ग्राफ स्कूल के बाद की विभिन्न गतिविधियों में शामिल छात्रों की संख्या को दर्शाता है। खेल और योग, स्पोर्ट्स एंड योगा में भाग लेने वाले छात्रों की औसत संख्या क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो स्पोर्ट्स का डाटा यहाँ पे है 25 और योगा योगा यहाँ पर है। इसका डाटा दिया हुआ है कि इसमें 15 छात्र पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 25 और 15 40 और इसका औसत निकालना एवरेज, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 20। यही इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अमिता अपनी दोस्त अमृता से 2 साल बड़ी हैं। तो इसमें एज दिया नहीं हुआ है अमिता और अमृता का, तो मान लेते हैं अमिता का एज है x और अमृता का है y। अमिता अपनी दोस्त अमृता से 2 साल बड़ी हैं, तो अमिता के जो एज होगा x जो होगा वो y प्लस 2 के बराबर हो जाएगा। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी। अब कह रहा है कि अमिता के पिता की उम्र अमिता से दोगुनी है। अमिता के पिता अमिता के पिता की जो एज होगी वो दिया हुआ है कि अमिता से दोगुनी है। अमिता की एज x मानी गई है, तो ये हो जाएगी उनके पिता की एज 2x। और क्या कह रहा है? और अमृता की उम्र उसकी बहन से दोगुनी है। अमृता की जो बहन होगी, अमृता की बहन इसकी जो एज होगी अमृता से आधी होगी, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि अमृता की उम्र उसकी बहन से दोगुनी है।
तो अमृता की बहन की एज अमृता से आधी होगी, तो अमृता की वाई है तो ये आ जाएगा y/2। अब कह रहा है अमिता के पिता और अमृता की बहन की उम्र में 43 वर्ष का अंतर है। इन दोनों की जो एज है उनमें 43 साल का अंतर है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस y/2। तो ये दिया हुआ है 43 के इक्वल। तो अब इसमें हम वैल्यू निकाल लें। तो एक इक्वेशन ये बन गई, ये इक्वेशन 2 होगी। अब इसमें क्या फाइंड करना है, अमिता और अमृता की आयु का योग क्या होगा वर्ष में, ये फाइंड करना है इसमें से। तो x और y की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लें। एक इक्वेशन ये दी हुई है, एक इक्वेशन ये है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू रख लें, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4 और ये माइनस y/2 और ये इक्वल है 43 के। तो y 2y और माइनस y/2 ये हो जाएगा 3y/2 और ये हो जाएगा +4 और ये इक्वल हो जाएगा 43 के। तो 4 इधर ले आए, ये हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा 3y/2। 3 से इसे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 13। तो y की वैल्यू आ जाएगी 13 दूनी 26। तो 26 साल y की वैल्यू आ गई अमृता की। तो इस इक्वेशन में रख दें, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 26 और 2 28। x की वैल्यू आ गई 28, ये साल में था। तो हमें फाइंड क्या करना है, अमिता और अमृता की आयु का योग। तो ये हो जाएगा 28 और 26 54, टोटल आ जाएगा 54 साल। ऑप्शन इसमें 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरल कीजिए। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसे सरल करना है। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। पहले b से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा b से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ab प्लस 2b², ये हो जाएगा माइनस bc। अब c माइनस c से मल्टीप्लाई करें इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस ac, ये हो जाएगा माइनस 2bc और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस c²। तो ये आ गया इसका। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो 2b से a माइनस 3 मल्टीप्लाई कर दें, तो ये प्लस में है तो प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा ba और ये माइनस 2 इंटू bc और ये प्लस b² है। तो अब इसे सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे देखें तो ये है माइनस bc माइनस 2bc था, ये माइनस bc, ये माइनस 3bc। पहले स्क्वायर में देखें तो यहाँ पे 2b² है और यहाँ पे देखें तो ये b² है। तो ये हो जाएगा 3b²। 3b², तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो 3b² यहाँ पर है और यहाँ पर है। ना तो 3b² यहाँ पे है, ना यहाँ पे है। तो और टर्म देखें तो एक c² के टर्म में है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम आसानी से यहाँ से आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये c² यहाँ पे है, जबकि इस ऑप्शन में c² का टर्म नहीं है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। केवल ऑप्शन एक ही बचा, तो हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। केवल हम b² और c² के टर्म से ही इन 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। हमें और सॉल्व करने की जरूरत इसे नहीं है। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है इसमें, तो पहले योग निकाल लें। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो ये होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका औसत निकालना है, तो उतने ही नंबर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो n से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा इसका औसत, एवरेज। तो एवरेज निकालें, तो n की वैल्यू यहाँ पे 30 रख दें, तो ये हो जाएगा n से ये n कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2। अब 30 यहाँ पे रख दें n की जगह, तो ये हो जाएगा 30 और 1 31, 31/2, ये आ जाएगा 15.5। ये इसका एवरेज आएगा। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक व्यापारी को 1024 रुपए में एक घड़ी बेचने पर 20% का नुकसान हुआ। इसे 1472 रुपए में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये फाइंड करना है। तो 1024 में बेचा जाता है, तो उसे 20% का नुकसान हो जाता है। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लें। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस, मूलधन जो है, जो क्रय मूल्य है वो है x। तो 1024 में बेची जा रही है, तो ये है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कैसे फाइंड कर सकते हैं,
जब हम कॉस्ट प्राइस में 20% कम कर दें, क्योंकि 20% का नुकसान हो रहा है इस सेलिंग प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस में 20% कम कर दें, तो x गुणे 20% कम करेंगे तो 100 में 20 घटाएं तो 80% में है तो 100 से डिवाइड, तो ये इक्वल हो जाएगा 1024 के। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, Cp। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से इसे डिवाइड करें तो 8 एकम 8, अब यहाँ बचा 22, तो 8 दूनी 16, और अब बचा यहाँ पे 64, तो 8 छही 64। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 128 गुणे 10, ये आ जाएगा 1280। तो कॉस्ट प्राइस आ गई 1280। तो अब बेचना है 1472 में, तो इसको हम घटा दें इस कॉस्ट प्राइस से, 1280 में घटा दें तो ये 2, 17 में से 8 जाएगा तो ये 9, और यहाँ बचा 13, 13 में से 12 गया 1, तो 192 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लें, लाभ प्रॉफिट निकाल लें, तो ये हो जाएगा 192 जो प्रॉफिट आ गया यहाँ से, और 1280 से डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से, और परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो अब इसे सॉल्व कर रहे हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 से इसे डिवाइड करें तो 4 चौके 16, और यहाँ बचा 32, 8 चौके 32, 4 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4 3 12 3, और 2 चौके 8 तो ये आ जाएगा 32, 16 से इसे डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 2, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो ये बचा 5 और 3, तो 5 दिया 15, और ये परसेंटेज में था तो ये आ जाएगा परसेंट, 15% का प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। पेड़ के आधार से 300 मीटर दूर, पेड़ का कहीं आधार है, इससे 300 मीटर दूर, 300 मीटर दूर कह रहा है, एक बिंदु से, एक बिंदु है, बिंदु से एक छोटे पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। ये पेड़ जो था, ये कहा गया कि पहले छोटा था, इससे जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, ये 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। जब पेड़ लंबा हो गया, पेड़ और लंबा हो गया, पहले यहां पे था, अब पेड़ और लंबा हो गया, तो उसी बिंदु से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। तो अब जो ये उन्नयन कोण बनेगा इस पॉइंट से, ये पॉइंट से, अब ये उन्नयन कोण बनेगा 60 डिग्री का। पेड़ कितना बड़ा हुआ ये फाइंड करना है, पहले पेड़ इतना था, अब हो गया पूरा इतना, तो ये जो हाइट बढ़ी है, यही इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि कितनी ये बढ़ी है। मान लेते हैं ये x है, ये y है, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी है। तो इस ट्रायंगल में देखें, इस वाले ट्रायंगल में, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, और यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखें तो लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा y अपॉन 300। तो y की वैल्यू यहाँ से निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 300/√3, तो ये आ जाएगा 100√3। तो y की वैल्यू आ गई 100√3, और ये मीटर में था तो ये आ जाएगा मीटर में। अब यहाँ से हम tan 60 डिग्री की वैल्यू लगा दें, tan 60 डिग्री इस वाले ट्रायंगल में, पूरे ट्रायंगल में, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और ये हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब है x प्लस वाई, टोटल हाइट x प्लस वाई अपॉन बेस, बेस क्या है 300, तो ये 300, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x प्लस वाई हो जाएगा 300 गुणे √3, तो आ जाएगा 300√3। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की, तो y की वैल्यू यहां से रख दें, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 300√3 माइनस 100√3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 200√3, और ये मीटर में था तो आ जाएगा मीटर में। ऑप्शन 2 में करेक्ट हो जाएगा इसमें। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात ये दिया हुआ है, चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो ये अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात का मतलब हो गया ये इतने पार्ट में ब्रेक किया गया है, तो 2 पार्ट में पहला कोण, 5 पार्ट में दूसरा, ऐसे ही 7 पार्ट में, फिर 10 पार्ट में। सबसे बड़ा कौन सा होगा, जिसका सबसे बड़ा पार्ट होगा, तो इसमें सबसे बड़ा पार्ट है 10 का, 10 वाला पार्ट है, और सबसे छोटा कोण निकालने के लिए सबसे छोटा पार्ट ले लें, ये 2 है, तो इसमें से अंतर निकालना है हमें, ये बीच का अंतर निकालना है।
तो 10 में से 2 घटाएंगे, लेकिन टोटल पार्ट कितने हैं? 10 7 17, 17 5 22 और 2 24। तो 24 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो आ गया पार्ट का, अ, ये आ जाएगा पोर्शन। और चतुर्भुज के सभी कोण का योग होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिग्री में आंसर आ जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लें। तो ये हो जाएगा 10 में से 2 घटेगा तो ये 8 और ये 24 गुणे 360 डिग्री। तो 8 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3, 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। किसी वस्तु पर कर 10% कम हो जाता है, लेकिन उसकी खपत 20% बढ़ जाती है। इससे प्राप्त कर राजस्व में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो इसमें कर दिया नहीं हुआ कि पहले कितना था, अब कितना है, या खपत नहीं दी गई है कितना था। तो मान लेते हैं पहले कर था टैक्स, पर यूनिट के हिसाब से मान लेते हैं। पर यूनिट के हिसाब से ये 10 रुपए है, और इसकी जो खपत थी कंजप्शन, कंजप्शन ये थी 10 यूनिट। ये टैक्स जो था पर यूनिट माना गया है, 10 रुपए पर यूनिट, और कंजप्शन 10 यूनिट है। तो टोटल टैक्स आ जाएगा पहले का, बिफोर। तो टोटल टैक्स हो जाएगा 10 गुणे 10 दिया जाएगा 100 रुपए। पहले टोटल टैक्स था 100 रुपए। अब कह रहा है कि 9, जो दूसरी कंडीशन दी हुई है कि कर 10% कम हो जाता है, टैक्स जो है 10 पर, पहले 10 रुपए यूनिट था पर यूनिट, अब 10% कम हो जाएगा, तो 10 में 10% कम करें तो टैक्स जो न्यू आएगा वो आ जाएगा 9 रुपए पर यूनिट। और कंजप्शन, खपत जो है 20% बढ़ जाती है, तो जो कंजप्शन होगी 20% बढ़ाएं 10 में, ये हो जाएगा 12 यूनिट। पहले लोग 10 यूनिट खरीद रहे थे, अब 12 यूनिट खरीद रहे हैं। तो टोटल टैक्स अब हो जाएगा, टोटल टैक्स 9 गुणे 12, ये हो जाएगा 12 नियम 108, 108 रुपए। पहले टोटल टैक्स था 100 रुपए, अब 108 रुपए हो गया। तो परसेंट में निकालना है, तो 8 रुपए बढ़ गया कितने में, 100 रुपए में। तो 8% बढ़ जाएगा टैक्स। तो यही इसमें पूछा गया था, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक कंडीशन दी हुई है, ये स्क्वायर दिया हुआ है और इसकी वैल्यू दी हुई है, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा ये पूछा गया है। तो 584 का स्क्वायर ये दिया हुआ है, और इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे भी हम इसी के फॉर्म में लिख लें, 34.1056 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको भी हम इसी के फॉर्म में लिख लें, तो इसे हम लिख सकते हैं 34 10 56, और इसे डिवाइड कर दें। यहां पे दशमलव के बाद 4 डिजिट थे, तो 1 के बाद 4 जीरो, इतने से डिवाइड कर देंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। और इसका जो स्क्वायर रूट हो जाएगा यहां से, ये हो जाएगा 584। तो ये हो जाएगा 584, और डिवाइड में आ जाएगा स्क्वायर रूट में 1 के बाद 4 जीरो। तो यहां पर स्क्वायर रूट में निकालेंगे तो 2 जीरो, 1 के बाद 2 जीरो जो होगा वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करें, तो 100 से डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा 5.84, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। जो त्रिज्या दी हुई है रेडियस, ये ऊंचाई से, हाइट से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी, यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया जो दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया ये दिया हुआ है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेलन का आयतन क्या होगा ये पूछा गया है। तो वॉल्यूम इसमें पूछा गया है क्या होगा। इसकी मैं एक आसान सी ट्रिक बताता हूं, जिससे आप केवल 10 सेकंड में ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। 10 सेकंड से कम ही समय आपको लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और पाई होता है 22/7, 22/7। अब 22 को हम लिख सकते हैं 11 गुणे 2, तो 11 इसमें आया,
तो 11 की डिविजिबिलिटी का रूल लगा दें। 11 की डिविजिबिलिटी का रूल कहाँ पे लगाएंगे? ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर इनमें से कोई ऑप्शन 11 से डिवाइड हो जाएगा तो वही आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि ऑड प्लेस के नंबर को जोड़ेंगे और उसको इवन नंबर के प्लेस से घटाएंगे। तो इन दोनों को जोड़े ये हो जाएगा 6 और 3 9, और इवन से जोड़े तो 5 और 0 ये आ जाएगा 5, इसमें से घटाएं तो ये आ जाएगा 4, और 4 को हम देखें क्या ये 11 से डिवाइड हो सकता है? तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन 2 देखें तो 4 2 6 और 5 5 10, ये आ जाएगा -4, -4 भी 11 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। 4 और 5 ये हो जाएगा 9, 4 और 5 ये हो जाएगा 9, 9 में से 9 जाएगा तो ये आ जाएगा 0, 0 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर कोई और ऑप्शन करेक्ट होता है इसके साथ, तो हमें पूरा सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि क्या वैल्यू आती है। तो ऑप्शन 4 चेक करें, ये हो जाएगा 7 2 9, और ये हो जाएगा 6 और 5 और 1 6, तो 9 में से 6 घटेगा तो ये आ जाएगा 3, जो कि 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो केवल एक ही ऑप्शन बचा जो 11 से डिवाइड हो रहा है, तो यही ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। हमें इसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो एक इक्वेशन ये दी हुई है कि r और h का यहाँ पे रिलेशन है, और कर्व सरफेस एरिया का जो वैल्यू दी हुई है 792, ये फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। आर एच की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो आप इन दोनों से मिला के आर और एच की वैल्यू निकालिए और वॉल्यूम के फार्मूले में रख दीजिए। यहां से जो आंसर आएगा यही आएगा जो ऑप्शन 3 में है। आप यहां से भी चेक कर सकते हैं ऐसे। लेकिन हम 11 की डिविजिबिलिटी का रूल लगा के केवल 5 से 10 सेकंड में ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई 2 ऑप्शन करेक्ट होता तो हमें पूरा इसे सॉल्व करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो हम इसे आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। सह अभाज्य संख्याओं के समूह का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? कॉमन हाईएस्ट फैक्टर एचसीएफ इसमें फाइंड करना है। सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जिनका कोई भी फैक्टर न हो 1 के अलावा। 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा, वो होंगी सह अभाज्य संख्या। तो इसमें केवल एक ही फैक्टर हो सकता है 1, तो यही इसका एचसीएफ हो सकता है। तो एचसीएफ इसका आ जाएगा 1, ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 2.25 लीटर मैंगो ड्रिंक की बोतल से 45 मिलीलीटर के कितने छोटे गिलास भरे जा सकते हैं, ये फाइंड करना है। आसान सा क्वेश्चन है। टोटल मैंगो ड्रिंक की बोतल है 2.25 लीटर की, तो इसे हम एमएल में बदल लें, क्योंकि ये जो गिलास भरी जाती है वो एमएल में भरी जाती है। तो 2.25 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एमएल में बन जाएगा, और 45 से इसे डिवाइड कर लें तो हमें वो संख्या मिल जाएगी जितने हैं छोटे गिलास भरे जा सकते हैं। तो 45 से इसे डिवाइड करें, तो 5 से इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा 9, 9 से इसे डिवाइड करें तो 0.9 दूनी 18, ये आ जाएगा 2, और 45 बचा, तो 9 बचे 45। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 2 जीरो है और दशमलव के बाद 2 डिजिट में नंबर है, तो ये 50 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम करते हैं। रवि को कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। तो रवि 1 घंटे में कितना टाइप करेगा? 32 पेज 6 घंटे में टाइप करता है, तो 32 बटे 6 पेज टाइप करेगा 1 घंटे में। जबकि कुमार 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। कुमार को 40 पेज टाइप करता है 5 घंटे में, तो 1 घंटे में पेज टाइप करेगा 40 बटे 5। और क्या कह रहा है इसमें? 110 पृष्ठों का एक असाइनमेंट टाइप करने में उन्हें 2 अलग-अलग कंप्यूटर पर एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा, ये फाइंड करना है। तो 1 घंटे का काम निकाल लें दोनों का, 1 घंटे का, तो 1 घंटे का यहाँ पे निकलेगा, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 16, ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो 16 बटे 3 पेज 1 घंटे में रवि काम करेगा,
और ये काम करेगा 8 पेज 1 घंटे में। तो 1 घंटे में दोनों का काम निकाल लें तो 16/3 और प्लस 8, तो 8 त्रिक 24, 24 और 16 40, 40/3 पेज। 1 घंटे में टाइप होंगे दोनों मिला के 40/3 पेज। टोटल 110 पेज टाइप करना है, 110 पेज। तो 40/3 से डिवाइड कर दें, यही समय आ जाएगा घंटे में। तो इसे सॉल्व कर लें तो 0 से 0 और ये 3 ऊपर चला जाएगा अंश में। तो 11 तिया 33, 33/4 घंटे आवर्स। तो 8 चौके 32, 32 घंटे आ जाएगा। और 1/4, 1/4 घंटे है, तो इसे मिनट में बदल लें तो 60 से मल्टीप्लाई मिनट। तो 60 को डिवाइड करें तो आ जाएगा 15। तो 8 घंटे 15 मिनट। तो ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। जब एक गांव की 10% आबादी हैजा से मर गई तो दहशत फैल गई। इस दौरान शेष 25% आबादी ने गांव छोड़ दिया। तब जनसंख्या घटकर 4050 रह गई। मूल निवासियों की संख्या ज्ञात कीजिए कि क्या है। तो मूल निवासियों की संख्या फाइंड करनी है। मान लेते हैं ये है एक्स। एक्स मूल निवासियों में 10% तो हैजा से मर गई, तो एक्स में से 10% अगर हम घटा दें तो ये हो जाएगा 90/100। इतनी आबादी बची। और इसमें से दहशत फैलने के बाद ये जो शेष बचे थे 25% ने गांव छोड़ दिया। तो 25% ने गांव छोड़ दिया तो 75/100, 25% इसमें और कम कर दिया, तो ये जनसंख्या घटकर 4050 हो गई। तो ये इक्वल हो जाएगा 4050 की। अब इसे सॉल्व कर ले। एक्स की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो एक्स हमें फाइंड करना था। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 से इसे डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 3, और ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 4। 3 से इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 5 15 0। 9 से इसे डिवाइड करें तो 15 नहीं है 135, तो आ जाएगा 150। तो x यहाँ पे आ जाएगा 10 गुणे 4, ये हो जाएगा 40 गुणे 150। तो x यहाँ से आ जाएगा 15 चौके 60, और ये 1010 ये हो जाएगा 20। तो टोटल जनसंख्या पहले थी 6000। ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 38 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H दी हुई है। इसका योग 38 है। ये हो जाएगा L प्लस B प्लस H। ये दिया हुआ है 38 सेंटीमीटर। इसके विकर्ण की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। तो विकर्ण हो जाएगा √L² प्लस B² प्लस H², और ये दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया इसमें फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो ये होता है 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो LB प्लस BH प्लस HL कहां से फाइंड कर सकते हैं? अगर हम ये मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को अगर हम स्क्वायर कर दें तो यहीं से हम फाइंड कर सकते हैं ये। तो इसका स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा L² प्लस B² प्लस H² प्लस ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ LB BH प्लस HL। और 38 का स्क्वायर करेंगे तो 38 का स्क्वायर कर दें तो 8 64, 6 8 से 24 दुनिया 48, 48 6 54, ये आ जाएगा 5 और 3 3 का 9 5 14, 1444 38 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू रख दें तो L² प्लस B² प्लस H² ये दिया हुआ है। अंडर रूट में इसकी वैल्यू 22 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484। यहाँ पे 484 रख दें प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये, तो ये है TSA। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दें TSA, टोटल सरफेस एरिया। और ये 1444 है तो 1444। अब यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं ये। तो 1444 में से 484 घटा दें, 4 में से 4 जाएगा 0, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ बचा 13, 13 में से 4 गया 9। तो 960 इसका TSA आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। यही हमें फाइंड करना था, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है।
रेशियो एंड प्रपोर्शन का। तो ये रेशियो में है तो इसे हम लिख सकते हैं 25/x, और ये प्रपोर्शन है तो ये हो जाएगा इक्वल, और ये रेशियो है तो ये आ जाएगा x/36। तो x की वैल्यू हमें चाहिए, जो कि x की कंडीशन दी हुई है कि ये है x जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25 × 36। तो स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 25 × 36। तो यहाँ से स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाएगा 5 × 6, ये हो जाएगा 6×5 = 30। तो x की वैल्यू आ गई 30। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो गया। तो ये 21 क्वेश्चन इस पेपर में आए हुए थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा।